नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए कोच अप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज समझते हैं 3 फेज एसी सप्लाई को और जानते हैं किस तरह से एक अल्टरनेटर में 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट की 3 फेज सप्लाई जनरेट होती है। समझते हैं 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के एडवांटेजेस, वो किस तरह से सिंगल फेज के कंपैरिजन में बेहतर है और फेज सीक्वेंस की 3 फेज सप्लाई में क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी जानते हैं। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी लिंक के रूप में वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। एक पॉलीफेज सिस्टम बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सिंगल फेज वोल्टेजेस का, जिन सभी के मैग्नीट्यूड एक समान है, फ्रीक्वेंसी भी बराबर है, लेकिन एक दूसरे के साथ इनमें कोई स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट है। 2 फेजेस के बीच में कितना फेज डिस्प्लेसमेंट होगा एक पॉलीफेज सिस्टम में, वो डिपेंड करेगा कि पॉलीफेज सिस्टम में नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं। और जो मेरा जनरल फॉर्मूला है फेज डिस्प्लेसमेंट निकालने का, वो हो गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेजेस। अगर मेरा पॉलीफेज सिस्टम 3 फेज सिस्टम है तो नंबर ऑफ फेजेस की जगह 3 रखूंगा, तो ये फेज डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली जो तीनों फेज के बीच में मैं पा रहा हूं वो 120 डिग्री है। 4 फेज के लिए और 2 फेज के लिए, दोनों के लिए ये स्पेसिफाइड फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री माना जाता है। वहीं 6 फेज सिस्टम के लिए ये फेज डिस्प्लेसमेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 60 डिग्री आ जाएगा। अतः एक 3 फेज सिस्टम असेंशियली एक कॉम्बिनेशन है 3 सिंगल फेज वोल्टेजेस का, जिन सभी के मैग्नीट्यूड एक समान है, फ्रीक्वेंसीज भी बराबर हैं, लेकिन इन सब में आपस में एक स्पेसिफाइड बराबर 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल के बराबर फेज डिस्प्लेसमेंट है। और ऐसा सिस्टम जिनमें अलग अलग फेजेस के पीक समय में आगे पीछे आ रहे हैं, उसे हम 3 वोल्टेजेस के इस समूह को, जिसमें 120 डिग्री के अंतराल से तीनों फेज के पीक समय में आगे पीछे आ रहे हैं, हम एक 3 फेज सिस्टम कहते हैं। 3 फेज सप्लाई जनरेट करने वाले मशीन को हम अल्टरनेटर कहते हैं, जिसमें जैसा हम दिखा रहे हैं एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डीसी एक्साइटेशन से पैदा किया जाता है और मैकेनिकल प्राइम मूवर से रोटेट किया जाता है। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ स्टेटर में जो 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस्ड ये 3 स्टेशनरी वाइंडिंग की पोजीशन ए, बी और सी दिखा रहे हैं, इन वाइंडिंग से जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है। क्योंकि ये स्टेटर में कॉइल्स हैं, वो एक दूसरे से रोटेशन के दौरान टाइमिंग में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल के बराबर स्पेस डिस्प्लेसमेंट रखनी है, तो इनमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी का होगा, लेकिन एक दूसरे से वो 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट भी रखेगा। जिससे मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस कॉइल ए के प्लेन में है, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, कॉइल ए से जुड़ने वाला फ्लक्स इस समय 0 है, लेकिन उसमें परिवर्तन की दर अधिकतम होने से उसमें मैक्सिमम वोल्टेज पैदा होगी। जिस समय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस कॉइल बी के प्लेन में है, कॉइल बी से जुड़ने वाला फ्लक्स भले ही सबसे कम हो, लेकिन इस फ्लक्स में परिवर्तन की दर सबसे तेज होने के कारण इस समय कॉइल बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखिए रोटेशन के दौरान पहले ए में पीक आया है और अब बी में पीक आया है। घूमते हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस जिस समय कॉइल ए के प्लेन में है, कॉइल ए से जुड़ने वाला फ्लक्स सबसे तेज बदलने के कारण कॉइल ए में लाल कर्व बता रहा है सबसे ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। वहीं बी जो येलो फेज है और कॉइल सी जो ब्लू फेज है, उसमें नेगेटिव पोलैरिटी का मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू से आधे मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इस क्षण पे पैदा हो रहा है। और रोटेशन के दौरान जब फ्लक्स परिवर्तन की दरें अलग अलग कॉइल्स में बदलती हैं तो उन तीनों के ईएमएफ यहाँ चित्रानुसार बदलते हैं। जिस समय क्षण पे घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस कॉइल बी के प्लेन में आ गई है, बी से जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ सबसे तेज परिवर्तन होने के कारण बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। उसी क्षण ए जो रेड फेज है और सी जो ब्लू फेज है, उसमें ईएमएफ उल्टी पोलैरिटी का पीक से आधा मैग्नीट्यूड का होगा। रोटेशन के साथ तीनों कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलेगा और फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुसार उन तीनों में ये आप देखिए ईएमएफ के मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी हो रहे हैं। और जिस समय घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस कॉइल सी के प्लेन में आ गई है, कॉइल सी से जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ सबसे तेज बदल रहा है, तो ब्लू फेज जो कॉइल सी है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे ज्यादा हो गया है। और उसी क्षण हमारे
कॉइल ए रेड फेज और कॉइल बी येलो फेज में इंड्यूस्ड ईएमएफ पीक नेगेटिव का आधा मैग्नीट्यूड रखे हुए है। नेशनल पावर ग्रिड में ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है या मेजॉरिटी पावर ट्रांसमिशन है या बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो 3 फेज के रूप में एसी सर्किट्स में होता है। जो सबसे पहला हमारा 3 फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो ब्रिटेन में जॉन हॉपिंगसन ने 1882 में 3 फेज एसी सिस्टम को वहां ब्रिटेन में पेटेंट करवाया। एक 3 फेज एसी सिस्टम में इस तरह के 3 अलग अलग फेजेस के एसी जनरेटर का कॉम्बिनेशन 3 फेज अल्टरनेटर्स हैं, 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइंस हैं, बीच में वोल्टेज के लेवल को कम ज्यादा करने वाले ट्रांसफॉर्मर्स हैं और लोड के तौर पे भी 3 फेज के लोड हैं। एक 3 फेज सिस्टम में अल्टरनेटर की जो पावर है वोल्टेज के साथ वो लाइव फेज वायर्स के थ्रू करंट के तौर पे ट्रांसमिट होती है। उसके लिए हम 3 वायर्स का इस्तेमाल करते हैं और एक चौथा तार हम न्यूट्रल का अर्थ कंडीशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे तीनों फेज में लोड इम्बैलेंस हो या कोई फॉल्ट कंडीशंस में अर्थ के सर्किट में कोई करंट फ्लो हो तो उसको सेफली न्यूट्रल के मार्फत फ्लो पाथ मिल जाता है। नॉर्मली हमारे सर्किट में इम्बैलेंस ज्यादा नहीं होता, इसलिए इस न्यूट्रल में फेज या लाइन तार की कंपैरिजन में करंट का मैग्नीट्यूड काफी कम होता है और हम कॉमर्शियल डिजाइन्स में न्यूट्रल का क्रॉस सेक्शन है वो बाकी सारे फेज या लाइन तारों की तुलना में आधा ले सकते हैं। एक 3 फेज अल्टरनेटर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों तरह के लोड को एक साथ सप्लाई कर सकता है। हम बिना न्यूट्रल वायर के 3 फेज 3 लाइन सप्लाई से बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड को सप्लाई कर सकते हैं। हम 3 फेज में तीनों लाइन के बीच में तीनों लाइनों के साथ लोड के एक सिरे को जोड़ के दूसरे सिरों को कॉमन न्यूट्रल से कनेक्ट करके हम किसी 3 फेज लोड को 3 लाइनों के साथ एक सिरे से जोड़कर और दूसरे सिरों को आपस में कनेक्ट करके न्यूट्रल से जोड़ के यहाँ ग्रीन हाईलाइट में जिस तरह से दिखाया उस तरह से स्टार कनेक्ट भी कर सकते हैं और किसी इम्बैलेंस लोड को भी हम स्टार कनेक्ट कर सकते हैं। शान हाईलाइट में दिखाए गए किसी भी सिंगल फेज लोड को, चाहे वो बी फेज से न्यूट्रल के साथ जोड़ा हो या हम सी फेज के साथ भी न्यूट्रल में एक सिंगल फेज लोड को जोड़ सकते हैं और इस तरह से 3 फेज अल्टरनेटर की ये जो एक फेज लाइन तार और एक न्यूट्रल के साथ जो कनेक्शन बनता है उसे हम सिंगल फेज सप्लाई कहते हैं। अगर एक 3 फेज सप्लाई सिस्टम का कोई वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है, किसी लाइन का फ्यूज ब्लो आउट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में जो लोड का हमारा सप्लाई कनेक्शन है उसे भी हम सिंगल फेजिंग ही बोलते हैं और ग्रीन हाईलाइट में दिखाए गए लोड को इस समय एक सिंगल फेज एसी सप्लाई मिल रही है, हालांकि हमारा अल्टरनेटर 3 फेज सप्लाई का था। हमारी मेंस इलेक्ट्रिसिटी का अधिकांश जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन 3 फेज के तौर पे इसलिए है क्योंकि 3 फेज एसी सिस्टम के पास कुछ सिंगल फेज की तुलना में एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हमारा सिस्टम ज्यादा इकोनॉमिक है, एफिशिएंट है, उसकी परफॉर्मेंस सिंगल फेज की कंपैरिजन में काफी बेहतर आती है। जो हमारा 3 फेज सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, रिलायबिलिटी सिंगल फेज की तुलना में बहुत ज्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज हैं उन्हें हम यहाँ इलेबोरेट कर सकते हैं। जो हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, बिना न्यूट्रल के मदद से तीनों लाइव वायर्स को या तीनों फेजेस को अगर हम पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करते हैं तो सिंगल फेज की तुलना में ये ट्रांसमिशन सिस्टम ज्यादा इकोनॉमिक, एफिशिएंट और परफॉर्मेंस में भी बेटर है। किसी स्पेसिफिक पावर को स्पेसिफिक डिस्टेंस पे भेजने के लिए किसी रेटेड वोल्टेज पे हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे कम कंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करता है किसी भी दूसरे एसी सिस्टम की तुलना में। सिर्फ 3 फेज 3 वायर सिस्टम डीसी 3 वायर विथ मिड अर्थ सिस्टम की कंपैरिजन में महंगा है, अन्यथा बाकी किसी भी दूसरे पावर ट्रांसमिशन की तुलना में 3 फेज 3 वायर पावर ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है। इसमें लॉसेस कम होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम भी 3 फेज 3 वायर सिस्टम में कम है। सिर्फ एलटी डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़कर सारा पावर सिस्टम में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 3 वायर टाइप का है, चाहे ये ऊपर में 765 kV हो या नीचे में 11 kV हो। पावर ट्रांसफर 3 फेज 3 वायर सिस्टम में जहां सबसे ज्यादा इकोनॉमिक और एफिशिएंट है, एक
दूसरा बड़ा थ्री फेज का एडवांटेज, थ्री फेज लोड में पावर का स्मूथ और कांस्टेंट रहना है सभी समय स्थितियों पे, जबकि हमारा जो सिंगल फेज सिस्टम है उसमें पावर पल्सेटिंग नेचर की है। अगर हम प्योर रेजिस्टिव टाइप सिंगल फेज लोड हो जिसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, यूनिटी पावर फैक्टर है, पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन ये पावर आप देखिए पल्सेट कर रही है और दो बार जब साइकिल में करंट जीरो होता है तो पावर जो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड रखती है वो जीरो हो जाता है। वहीं अगर आरएल या आरसी टाइप लोड हो या काली रेखा में जो मेरी वोल्टेज है उससे ऑरेंज कलर का करंट अगर आरएल लोड में लैग कर रहा है तो जितना वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस है उतने ड्यूरेशन में इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड करंट का पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज का नेगेटिव होने के कारण ये देखिए ब्राउन वेव फॉर्म में हमारी पावर का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि एक पूरी साइकिल करंट या वोल्टेज में पावर का 4 बार इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो होता है और एक साइकिल में 2 बार नेगेटिव पावर के सेक्शंस भी बनते हैं, अर्थात सिंगल फेज की जो हमारी पावर है वो पल्सेटिंग नेचर रखती है। सिंगल फेज सप्लाई की पल्सेटिंग पावर कंडीशंस हैं वो छोटे लाइटिंग लोड्स के लिए या फ्रैक्शनल हॉर्स पावर छोटी मोटरों के लिए तो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन जो बड़ी हैवी पावर की मोटर्स हैं उनमें अगर हम पल्सेशन करेंगे पावर्स का ऐसा तो बहुत ज्यादा नॉइज और वाइब्रेशंस पैदा होंगी और हमारे लोड को भी कंफर्ट अवेलेबल नहीं होगा। जबकि हमारे थ्री फेज सिस्टम में जो टोटल पावर डिलीवर होती है वो समय के साथ कांस्टेंट रहती है 3VI cos phi, जहां V और I फेज में RMS वोल्टेज और RMS करंट है और ये cos phi लोड का हमारा पावर फैक्टर है। तो एक बैलेंस थ्री फेज लोड में इंस्टेंटेनियस पावर एवरेज वैल्यू पे कांस्टेंट रहती है लगातार, और ऐसी स्थिति में भले ही किसी एक फेज या दो फेज की पावर पल्सेट होके नेगेटिव भी हो गई है लेकिन लोड की जो टोटल पावर है वो कांस्टेंट रहती है। तो सभी हैवी पावर ड्यूटीज की एप्लीकेशंस में पावर का ये जो स्मूथ और स्टडी कांस्टेंट नेचर है थ्री फेज सिस्टम में वो बहुत डिजायरेबल है। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाईज में रोटेटिंग प्राइम मूवर के तौर पे हम इकोनॉमिक और रग्ड रोबोस्ट इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं और सिंगल फेज मोटर्स की तुलना में जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स हैं उनमें सेम फिजिकल साइज के साथ 1.5 गुना ज्यादा पावर आउटपुट बनाने की क्षमता होती है। जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी टॉर्क, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी और दूसरे जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में बहुत बेहतर है। अगर हम सेम आउटपुट पावर और स्पीड की दो सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटरों में कंपैरिजन करें तो थ्री फेज मोटर निश्चित रूप से न केवल ज्यादा इकोनॉमिक है, साइज में छोटी है, बल्कि उसकी टॉर्क, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी और दूसरी परफॉर्मेंस बेटर है। हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नेचर का टॉर्क नहीं बनाता है, हमें किसी ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड से सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करना होता है। जबकि हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसमें जब स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में हम थ्री फेज टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन करते हैं तो बिना किसी रोटेटिंग स्ट्रक्चर के भी स्पेस में एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट स्पीड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और मोटर अपने आप सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। हमारी पावर ग्रिड में हम बहुत सारे अल्टरनेटर को आपस में पैरेलल में ऑपरेट करते हैं और थ्री फेज अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन ज्यादा सरल है और एक सिंक्रोनाइजिंग पावर के कारण वो आपस में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर रखता है। जब हम मेंस की एसी सप्लाई को रेक्टिफाई करके डीसी आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम पाते हैं कि जो थ्री फेज रेक्टिफायर हैं उनमें ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर, रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी है वो बेटर है। एक थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर है उसके रेक्टिफाइड आउटपुट में केवल 4% रिपल्स है, वहीं एक सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल की जो कंटेंट है वो 48% के आसपास है। तो हम पाते हैं कि सिंगल फेज रेक्टिफाइड आउटपुट में हमें बहुत भारी भरकम फिल्टर कंपोनेंट की भी जरूरत रहेगी, जबकि थ्री फेज रेक्टिफाइड आउटपुट में फिल्टर रिक्वायरमेंट ज्यादा भारी भरकम नहीं रहेगी। हमारा जो थ्री फेज सिस्टम है वो ज्यादा वर्सेटाइल है, उससे हम अनेक तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर हम थ्री फेज सिस्टम की किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में किसी सिंगल फेज लोड को भी चलाना चाहें तो चला सकते हैं। सिंगल फेज की इलेक्ट्रिक वायरिंग बहुत आसान है, उसके कंट्रोल और प्रोटेक्शंस भी सरल हैं, लेकिन एक थ्री फेज की वायरिंग काफी जटिल होती है और ज्यादा स्किल्स भी वायरिंग करने के लिए टेक्निकल स्टाफ्स के पास जरूरी हैं। थ्री फेज पावर का कंट्रोल और प्रोटेक्शन कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली है, तो हम छोटी जो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं जहां फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स हैं या लाइटिंग सर्किट्स के
लोड्स हैं वहां 3 फेज ऑपरेशन कन्वीनियंट नहीं है। तो ऐसे छोटी पावर एप्लीकेशंस में हम सिंगल फेज एसी सप्लाई की पावर को ही नॉर्मली रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रहे, जो सिंगल फेज लोड के लिए हम सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं वो 3 फेज की किसी एक लाइन और जो 3 फेज सप्लाई सिस्टम है हमारा न्यूट्रल वायर है उसके बीच में, जैसा हमने यहाँ पीडी हाईलाइट में दिखाया है, इस तरह से ले लेते हैं। तो हम एक 3 फेज सिस्टम से तीनों फेजेस में बराबर बराबर करंट लोडिंग करते हुए सिंगल फेज लोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। 3 फेज सप्लाई सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट फेज सीक्वेंस है। हमारी जो 3 फेज की सप्लाई की जो फॉर्मेशंस होती हैं उसमें आप देखिए ए, बी और सी, ये जो 3 अलग अलग फेज वोल्टेजेस हैं इनके पीक समय में आगे पीछे आते हैं। तो जिस तरह से हमारी 3 फेज सप्लाई में पॉजिटिव पीक वैल्यू या कोई और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पाने की नेचर में लीड और लैग की जो प्रॉपर्टी है उसे हम फेज सीक्वेंस कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी 3 ए, बी, सी सप्लाईयां जिस ऑर्डर में अपने पॉजिटिव पीक को अटेन कर रही हैं वो ऑर्डर फेज सीक्वेंस है। जैसे यहाँ ये जो रेड फेज है सप्लाई ए का वो अपना पॉजिटिव पीक समय में पहले पा रहा है, उसके बाद येलो और ब्लू की बारी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो फेज सीक्वेंस है वो रेड, येलो, ब्लू हो गई है, RYB हो गई है। ये फेज सीक्वेंस एक साइक्लिक ऑर्डर है। हम इसे येलो, ब्लू, रेड भी कह सकते हैं और आप इसे ब्लू, रेड, येलो भी कह सकते हैं। तो RYB, YBR, BRY एक ही क्रम में आगे पीछे रहने का जो 3 फेज सप्लाई वोल्टेजेस में पैटर्न है उसे इंडिकेट कर रही है। ध्यान रहे, एक फेज से दूसरे फेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फिक्स है 120 डिग्री। जिस ऑर्डर में वो अपने पॉजिटिव पीक को अटेंड कर रही हैं वो ऑर्डर फेज सीक्वेंस है। एक अल्टरनेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस सीक्वेंस में फेजेस में फ्लक्स के वेरिएशंस करेगा उसी सीक्वेंस में वोल्टेजेस के इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यूज का ऑर्डर बनेगा। और हमारे एक अल्टरनेटर में मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की 2 डायरेक्शंस हो सकती हैं, वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है। इस इंस्टेंट में जब हमारे मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस कॉइल ए के प्लेन में है तो कॉइल ए से जुड़ने वाले फ्लक्स में सबसे तेज परिवर्तन होने के कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे मैंने येलो हाईलाइट में मार्क किया है, पीक पॉजिटिव इंस्टेंट रख रहा है। अगर अल्टरनेटर के मैग्नेटिक फील्ड ने क्लॉकवाइज रोटेशन किया है और उसका मैग्नेटिक फील्ड अब कॉइल सी के प्लेन में आ गया है तो सी से जुड़ने वाला फ्लक्स सबसे ज्यादा तेज परिवर्तित होने के कारण ब्लू सी फेज में इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव पीक आ गया है। तो पहले रेड फेज में आया ए में और उसके बाद सी में, और अगर फर्दर रोटेशन होगा तो बी में यानी येलो फेज में पॉजिटिव पीक आएगा। तो यहाँ जो फेज सीक्वेंस है वो रेड, ब्लू, येलो कहलाएगी। अगर मेरा अल्टरनेटर का मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज के बजाय काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करे और इस समय इसके मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस कॉइल ए के प्लेन में है, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होके अपनी एक्सिस कॉइल बी के प्लेन में ले गया है तो बी कॉइल येलो फेज में सबसे तेज फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ईएमएफ का पॉजिटिव पीक आ गया है। और फर्दर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस कॉइल सी के प्लेन में होगी तो उसमें ईएमएफ सबसे ज्यादा पॉजिटिव पीक आ जाएगा। तो यहाँ जो फेज सीक्वेंस है वो रेड, येलो, ब्लू, RYB कहलाएगी। हम RYB को YBR भी कह सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन केवल 2 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस रख सकते हैं, तो केवल 2 फेज सीक्वेंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ रेड के बाद अगर येलो का पीक आ रहा है फिर ब्लू का पीक आ रहा है तो ये फेज सीक्वेंस RYB या येलो, ब्लू, रेड कहला सकती है। हम इसे ABC भी कह सकते हैं। जो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के वेरिएशंस है उसे अल्टरनेटिंग सर्किट और सिस्टम्स में फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो लीड करता है फेज में और जो क्लॉकवाइज है वो लैग करता है। तो हम देख रहे हैं कि R से Y क्लॉकवाइज है तो Y लैग कर रहा है और Y से B भी लैग कर रहा है। लेकिन ये जो साइक्लिक पैटर्न है उसमें जब 120 और 120 240 कोई पीछे जाएगा तो वो असल में 120 आगे हो जाएगा। तो हम पाएंगे कि B Y से तो पीछे है लेकिन R से आगे है। और अगर हम फेज की सीक्वेंस को रिवर्स कर देते हैं, कोई भी 2 लाइन तार आपस में अगर एक्सचेंज हो जाए, जैसे हमने रेड को तो वही रखा लेकिन येलो और ब्लू को आपस में एक्सचेंज कर दिया है, तो आप देखेंगे कि हमारी जो फेज सीक्वेंस है वो जो पहले रेड, येलो, ब्लू थी वो रेड, ब्लू, येलो हो गई है। अब आप देखिए कि रेड से पीछे है ब्लू, पहले आगे था, और अब ब्लू से येलो पीछे हो गया है और असल में येलो रेड से आगे हो गया है। साइक्लिक पैटर्न है और 2 फेज सीक्वेंस है RYB और RBY।
थ्री फेज सप्लाई के सिस्टम्स या सर्किट्स में फेज सीक्वेंस की नॉलेज बहुत एसेंशियल है। अगर हमें अल्टरनेटर्स के बीच में पैरेलल ऑपरेशन के कनेक्शंस करने हो या ट्रांसफॉर्मर्स को, जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उन्हें पैरेलल ऑपरेट करना हो, अगर दो कनेक्शंस के बीच में फेज सीक्वेंस रिवर्स हो गई हैं, सही की बजाय एक सही और एक रिवर्स फेज सीक्वेंस आपस में जुड़ गई हैं, तो हमारे सर्किट्स में वोल्टेजेस के साथ जो करंट की वेरिएशंस हैं वो पूरी तरह से बदल जाएंगी। और अगर हमने रोंग फेज सीक्वेंस के साथ दो ट्रांसफॉर्मर या दो अल्टरनेटर को अगर आपस में जोड़ दिया है तो वो एक बहुत भारी भरकम नुकसान का कारण हो सकता है दोनों मशीनों या ट्रांसफॉर्मर्स के लिए। तो हमें कभी भी गलत फेज सीक्वेंस के साथ दो थ्री फेज सप्लाईज के आपस में इंटरकनेक्शंस नहीं करने हैं। और फेज सीक्वेंस की जानकारी के लिए हम एक फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक छोटे साइज की इंडक्शन मोटर है जिसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से हमें फेज सीक्वेंस का पता लग सकता है। इसीलिए थ्री फेज सिस्टम्स में जहां कहीं भी हमें पैरेलल ऑपरेशन और इंटरकनेक्शंस करने हो, वहां फेज सीक्वेंस को एसेंशियल रूप से स्पेसिफाई किया हुआ होता है ताकि हमें किसी भी प्रकार के अननेसेसरी कंफ्यूजन्स ना हो। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब थ्री फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में थ्री फेज टाइम डिस्प्लेस्ड एक्साइटेशन दिया जाता है तो स्पेस में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम में लीडिंग फेज की स्पेस पोजीशन से लैगिंग फेज की स्पेस पोजीशन की तरफ होता है। और लीड और लैग की जो सीक्वेंस है उसके अनुसार हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है और उसी दिशा में हमारी इंडक्शन मोटर रोटेट करते हुए मैकेनिकल टॉर्क जनरेट करती है। अगर हम थ्री फेज सप्लाई के किन्हीं दो लाइन तारों को मोटर के टर्मिनल्स पे आपस में बदल देते हैं तो हमारी फेज सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी और ऐसी कंडीशंस में स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और हमारे मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस भी उल्टी हो जाएगी। तो अगर हमें किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को उल्टा रोटेट करना है, उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सही नहीं है, उसे बदलना है, तो हमें जो लाइन के तीन तार आ रहे हैं उनमें से किन्हीं भी दो तारों को आपस में इंटरचेंज कर देना है मोटर के टर्मिनल बॉक्स पे। और इससे फेज सीक्वेंस रिवर्स होने से हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। आशा है आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो लेसन से हम थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम को समझ पाए होंगे, हमें थ्री फेज सप्लाई सिस्टम्स के एडवांटेजेस समझ आए होंगे और फेज सीक्वेंस की क्या सिग्निफिकेंस है वो भी जानकारी प्राप्त हुई होगी। हमारी दूसरी वीडियो की मदद से आपकी विषय समझ और सुधरेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ।